dance, make it hurt. Hello everyone, how's it going? This is Nehi Jain and we are gonna continue our complex numbers and quadratic equations वाला चैप्टर, जिसके 2 लेक्चर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं. अपन ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. वी जस्ट नीड सम प्रैक्टिस और आज अपन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट वाले पार्ट पे प्रोसीड करने वाले हैं. सो आई होप आप पढ़ ले के हैंडल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आप टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइंड हैं और आप टाइम टू टाइम रेफरेंस मटेरियल के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक कर रहे होंगे. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. यहाँ पर हमने ये दोनों पार्ट्स देख लिए थे, कुछ प्रैक्टिस भी करी थी और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमको अभी देखना है. सो लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट. बट उसके पहले मैंने पिछले क्लास में ये एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो इसे सॉल्व करने का मुझे क्या तरीका समझ आ रहा है, मुझे तो लग रहा है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए. सो दिस बिकम्स 3 माइनस आयोटा टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू आयोटा मतलब 10 आयोटा. आई होप आप ये मेंटली कर पाए होंगे. 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा होता है 9. 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 मतलब 10. और ये एक आयोटा तो मल्टीप्लिकेशन में था ही हर जगह, तो आंसर आ गया हमारा 10 आयोटा. ठीक है, तो हमारा जो RHS है वो है 10 आयोटा. हमारा LHS इस कॉम्प्लेक्स से टर्म के जैसा दिख रहा है. तो अब मैं इसे कैसे ब्रेक करूँगी. अब मैं इसे लिखूँगी 3 टाइम्स x माइनस 1 माइनस आयोटा टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आयोटा. मैंने इसे ऐसे क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम वो आयोटा के कोएफिशिएंट और रियल पार्ट का करेंगे. मतलब हमारा कंपैरिजन इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का होने वाला है. हमारा कंपैरिजन x के कोएफिशिएंट अलग और y के कोएफिशिएंट अलग करके नहीं होने वाला है. इसका मतलब हमें आयोटा वाले टर्म्स को क्लब करना है और जो रियल टर्म्स हैं उन्हें क्लब करना है. So this becomes 3 times x minus 1 plus y minus 1 minus iota times x minus 1 minus y plus 1 is equal to 10 iota. तो ये बन गया 3 times x plus y minus 2 और इसे मैं प्लस आयोटा लिख देती हूँ, तो ये बन जाएगा y minus x is equal to 10 आयोटा. तो अब यहाँ पर मेरा जो रियल पार्ट है वो इस जगह पे क्या है, x प्लस वाई माइनस 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, आयोटा टाइम्स y माइनस एक्स. और जो RHS है उसमें रियल पार्ट क्या है, 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 10. इसका मतलब 3 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10. So x plus y is equal to 2 and x minus y is equal to minus 10. इससे हमें क्या मिल जाएगा, x is equal to minus 4 and y is equal to 6. तो यहाँ जो मेरा आंसर होगा वो होगा -4,6, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ऑर्डर्ड पेयर x, y, इसलिए हमारा आंसर हो गया -4,6. आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर इनफ. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें रियल पार्ट से रियल पार्ट को इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है. अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टर्म विच इज मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस हमने पढ़ा तो था, मॉड्यूलस हम लिखते थे इस क्वांटिटी को. इसका मतलब होता था किसी की, मतलब x की एब्सोल्यूट वैल्यू
ठीक है, तो किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, +5, मतलब एक्चुअल में मॉड्यूलस ऑफ -5। तो मॉड्यूलस ऑफ x की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पता करना है या समझना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इधर हम प्लस माइनस से खोलेंगे या हम मॉड्यूलस किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो डिफरेंस है बस। तो यहां पर ना मैं लिखूं मॉड्यूलस ऑफ z, या फिर इसे मैं लिख सकती हूँ मॉड z, या फिर मैं लिख सकती हूँ ये जो मॉड्यूलस का साइन था उसके अंदर z। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये होती है √x² + y², जहाँ पे z है हमारा x + i/y। तो अगर z x + i/y फॉर्मेट का है तो जो हमारा मॉड z होगा वो होगा √x² + y²। बस ये एक डेफिनेशन है जो हमको पता होनी चाहिए। मॉड्यूलस ये क्वांटिटी होती है, एंड ऑफ द स्टोरी। मॉड्यूलस ये क्वांटिटी होती है, बस बात साफ है। और कॉन्जुगेट तो आप लोगों को ध्यान होगा ही। कॉन्जुगेट मतलब z या फिर z' या फिर z और सुपरस्क्रिप्ट में c होता था x - i/y, जब z क्या होता था x + i/y। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट और ये हो गया हमारा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट को यूज करके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन या फिर डिडक्शन, कंक्लूजन। आपने खुद ही ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें कंक्लूड करी है और उसे हमने नाम दे दिया प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कैसी प्रॉपर्टीज है, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा ओ ये तो कितनी ऑब्वियस चीज़ें हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि z का जो कॉन्जुगेट है उसका अगर मैं फिर से कॉन्जुगेट ले रही हूँ तो वो z के बराबर होगा। मतलब भाई मैं क्या बोल रही हूँ कि x + i/y का कॉन्जुगेट अपन लें तो वो बन जाएगा x - i/y, और उसका फिर से अपन कॉन्जुगेट लें तो वो बन जाएगा x + i/y। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है भाई, बिल्कुल प्रॉपर्टी है ये तो। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, इन दोनों के एडिशन का हमको चाहिए कॉन्जुगेट, या फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का हमको चाहिए कॉन्जुगेट। तो ये क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट और जो ऑपरेशन हम लगाना चाहते थे वो ऑपरेशन z2 का कॉन्जुगेट। मतलब अगर मैं बोलूँ 2 + 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 + 8 आयोटा। अब 6 + 8 आयोटा का हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट, तो ये क्या मिल गया हमको 6 - 8 आयोटा। अब मैं कह रही हूँ कि मैं 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट को 4 + 5 आयोटा के कॉन्जुगेट में ऐड करती हूँ। मतलब 2 - 3 आयोटा + 4 - 5 आयोटा, तो ये कितना बना 6 - 8 आयोटा, तो 8 आयोटा। तो आंसर तो हमारा सेम ही आया ना। इसका मतलब कभी भी हमको ऑपरेशन लगाना है तो हम ऑपरेशन लगाने के बाद कॉन्जुगेट लें या ऑपरेशन लगाने से पहले ही कॉन्जुगेट ले लें, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। सिमिलरली z1 × z2 करना है और कॉन्जुगेट लेना है तो वो क्या होगा z1 का कॉन्जुगेट × z2 का कॉन्जुगेट। इजंट दिस समथिंग ऑब्वियस। और चौथा वाला भी आप लोग समझ गए होंगे, z1 / z2 का कॉन्जुगेट लेना है तो होगा z1 कॉन्जुगेट / z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जो z2 है वो
ज़ीरो के बराबर नहीं है, या फिर हम कहें उसका कॉन्जुगेट ज़ीरो के बराबर नहीं है। पर Z2 या Z2 का कॉन्जुगेट ज़ीरो के बराबर तब ही होगा जब वो एक प्योरली रियल नंबर होगा विच इज़ ज़ीरो। तो मैं इधर लिखूँ कि Z2 का कॉन्जुगेट ज़ीरो के बराबर नहीं है, या फिर मैं लिखूँ Z2 ज़ीरो के बराबर नहीं है। वो एकदम बराबर बातें हैं, उल्टा ये लिखना तो थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है। हियर जो हमारा पांचवी प्रॉपर्टी है वो आप लोग शायद गेस कर पाए होंगे, वो पावर की प्रॉपर्टी होगी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी। मतलब z टू द पावर n का अगर हमें एक्सपोनेंट लेना है तो वो z की पावर z का एक्सपोनेंट की पावर n के बराबर होगा। ये हम कैसे देख सकते हैं? हमारा जो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर था वो होता था 2 आयोटा। अब अगर मैं इन दोनों का ले लूँ कॉन्जुगेट, मतलब 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का मैं ले लूँ कॉन्जुगेट, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा -2 आयोटा। ये बात सही है। और अब अगर मैं 1 प्लस आयोटा का पहले कॉन्जुगेट लूँ और फिर उसका स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया -2 आयोटा। तो मतलब दोनों जगह आंसर तो -2 आयोटा ही आया, पहले कॉन्जुगेट लो या पहले स्क्वायर करो, बात बराबर है। तो यहाँ पे अगर पहले पावर n दी हुई है और फिर कॉन्जुगेट है तो आप पहले कॉन्जुगेट करके फिर पावर n कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर पूरे के कॉन्जुगेट लेना है तो आप उस कॉन्जुगेट को डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में भी ऑब्जर्व द सेम प्रॉपर्टी, दोनों के कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी वी ऑब्जर्व द वेरी सेम प्रॉपर्टी विच इज, हम कॉन्जुगेट पहले लें या फिर हम कॉन्जुगेट लेकर ऑपरेट करें, बात एक ही है। और जो हमारे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है वो z के ही बराबर होता है। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट। अब हम आते हैं जो हमने नया पार्ट पढ़ा है विच इज मॉड्यूलस। तो अब कौन सा नंबर है? 6th। जो z बार का मॉड्यूलस होगा वो z के मॉड्यूलस के बराबर होगा या नहीं, चेक करके देख लेते हैं। z बार होगा x माइनस आयोटा y और z होगा x प्लस आयोटा y। तो z बार का मॉड्यूलस होगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, और z का मॉड्यूलस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू उस नंबर का मॉड्यूलस। So I hope this property is also obvious. It seems very obvious to you. मैं 7th प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करती हूं वो है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, मॉड्यूलस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भी हम चेक करके देख लेते हैं। इसे मैं मान लेती हूँ 1 प्लस आयोटा, इसमें मान लेती हूँ 1 माइनस आयोटा। मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी सिंपल चीज़ें ले रही हूँ क्योंकि काम तो मेरा ही पड़ रहा है। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं यार ये तो पूरा ही प्योरली रियल बन गया। मुझे क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गई क्वांटिटी 2। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब अगर z1 का मॉड्यूलस मैं ले लेती हूँ, मतलब 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और z2 के मॉड्यूलस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √2 इंटू √2। तो ये कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे भी कितना था हमारा आंसर? 2। इसका मतलब हम मॉड्यूलस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो फिर हम इसे डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अगर हमने उसे मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हम उसे डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस इधर हमें इतना ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है, और दो क्वांटिटीज़ का सम, दो क्वांटिटीज़ के स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है? जब वो दोनों क्वांटिटीज़ 0 हों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जब तक कोई नंबर 0 नहीं है तब तक ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर 9th प्रॉपर्टी, z की पावर n का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z का मॉड्यूलस की पावर n। इधर भी मैं वही एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, और 2 आयोटा का मॉड्यूलस हो गया 2, ठीक है। और इस साइड मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2। तो मेरा जो आंसर है वो दोनों साइड 2 ही है। तो ये भी हमने वेरीफाई कर ली और चेक कर ली। अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैंने वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ें क्यों छोड़ दी, मैंने बस वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला एक पार्ट छोड़ दिया। तो वो पार्ट में आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन लोग सीख लेंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है या एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है वो बताऊंगी। तब बहुत फील आएगी इस चैप्टर की, बहुत अच्छे से ये बात समझ आएगी कि मॉड्यूलस आया ही कहाँ से। मतलब मॉड्यूलस तो मैंने क्या बता दिया कि ये होता है मॉड्यूलस, याद कर लो, ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, और ये तो ऑब्वियस बात है। लेकिन मॉड्यूलस आया कहाँ से, मॉड्यूलस क्या चीज़ है, वो जब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे तब हम अच्छे से बता पाएंगे कि मॉड्यूलस क्या होता है। तो ठीक है, जब तक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ते हैं तब तक हम ठंड रखेंगे और प्लस माइनस वाली बातों को थोड़ा सा साइडलाइन कर देंगे। अब एक 10वीं चीज़ कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। अब आप लोग बताओ ये क्या होता है? ये तो अपन ने पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, मैंने मेंशन तो ज़रूर किया था। अगर ये है x प्लस आयोटा वाई और ये है x माइनस आयोटा वाई, तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ये? और मॉड्यूलस ऑफ z कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हम कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस को इन्वॉल्व करके ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ जनरल सी बात थी जो हमने काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ भी करी है, और जैसे ही मैंने आपको कॉन्जुगेट पढ़ाया था वैसे ही मैंने आपको ये बात भी बता दी थी। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। अब यहाँ से आगे ये जो चैप्टर है ये सिर्फ बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत वास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, हमें बहुत वास्ट चीज़ें कंप्लीट करनी है या बहुत टायरिंग है, बिल्कुल नहीं। हमें बस चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें बस क्या मैं समझा रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ वो समझ आना चाहिए। बाकी जैसे हमने पिछला लेक्चर भी देखा, उसमें भी कितनी छोटी सी नई चीज़ पढ़ी थी हमने, बस कुछ 6 पॉइंट्स पढ़े थे जो भी हमें ऑब्वियस ही लग रहे होंगे। उसके पहले भी हमने बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इतना सा ही जाना। तो ये चैप्टर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो 3 ही एक्सरसाइज है और चैप्टर ख़त्म। तो हाँ, ये चैप्टर ऐसा ही है, लेकिन इस पर हमको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। मतलब मैं आपको पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराऊंगी एनसीईआरटी का, और फिर मैं आपको एडवांस में आया हुआ इसी चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगी सेम कंसेप्ट का, और आपको लगेगा कि इतना बड़ा वेरिएशन आ सकता है क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में या क्वेश्चन पूछने की तरीके में, प्रोफाइल में। तो अभी हम कुछ मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर के थरो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ लेक्चर है उसमें मैं बस यहाँ तक की चीज़ों की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूलस को ग्राफिकल तरीके से समझेंगे। मतलब मॉड्यूलस चीज़ क्या है उसका फील लेंगे। एक नई बात मैं बताऊँगी ग्राफिकल मेथड में, वो समझेंगे। ग्राफिकल मेथड तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो समझना है ही सही, मतलब वो बस एक तरीका है और उस तरीके से हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे। तो
इतना ही हमारा बचा है और आखिरी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट है। तो ये हम कवर करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे फॉर श्योर। तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो कवर अप हो जाएगा एनसीईआरटी लेवल पे और इतने कंसेप्ट्स जेई के भी अच्छे हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। रही बात कुछ एडिशनल जेई कंसेप्ट्स की, तो वो एक वेक्टर 3D चैप्टर है, उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हम एक बार वो वेक्टर 3D पढ़ लेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बचे हुए कुछ कंसेप्ट्स कनेक्ट कर पाएंगे। अब ऐसा आप देखेंगे कि पूरे 2 साल में काफ़ी बार होगा कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया और आपको उसी के रेफरेंस के आखिरी के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो जो आखिरी के क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के तो हैं पर वो किसी और चैप्टर के भी हैं। मतलब मिक्स्ड लॉजिक, मिक्स्ड आइडियाज़ उसमें अप्लाई हो रहे हैं, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं और एडवांस में ऐसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आप लोग सोचिए कि 18 क्वेश्चन का तो पेपर आता है। अब उसमें अगर हम 2 साल जितना सिलेबस पूछना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम SHM और वेव्स के क्वेश्चन को मिला देंगे, हम वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को मिला देंगे। पहला एग्जाम्पल फिजिक्स का था। तो यहाँ पे ना हमारा एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल चेक हो जाता है। मतलब अब ये बोर्ड्स की एग्जाम नहीं है कि भाई तू ये वाला सब्जेक्ट, तू ये वाला चैप्टर करके आ जाना, मैं ये वाला चैप्टर करके आ जाऊँगा और अपना काम हो गया। अभी एक ही क्वेश्चन में आपसे 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट पूरे यूज़ करवा सकते हैं। मतलब आपके नॉलेज को एकदम ऐसे निचोड़ के आपको निकालना पड़ेगा आंसर। तो अगर कुछ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसे पार्ट्स मिल रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं तो चिल आउट, कोई बड़ी बात नहीं है। साल ख़त्म होते होते हम हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब 12वीं ख़त्म होते होते हम हर एक चीज़ कर लेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जब मैंने सेट्स पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो 5th चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर एनसीईआरटी में वो 5th चैप्टर पे दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पहले पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ पहले पढ़ा है। तो वो पढ़ाने का ऑर्डर उसी वजह से वेरी करता है। और जैसे जब लीनियर इनइक्वालिटीज़ आएगा तब मैं सेट्स की जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो भी उसमें कवर कर लूँगी। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर आपके आखिरी के कुछ रेफरेंस वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बट आप लोग ट्राई ज़रूर करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, कंक्लूडरी स्पीच नहीं दे रही हूँ, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मिक्स्ड कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो बाय द एंड ऑफ योर जर्नी you will be hella prepared for the examination. So stop worrying about the syllabus. अभी आपका जॉब है पढ़ना, समझना, अपने एंड का काम करना। ये सब चीज़ें हो जाए तो फिर हमारा काम किया करो कि सिलेबस होगा कि नहीं होगा, टेस्ट में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो until then मतलब हमारी टीम हमारे साइड का काम कर लेगी, आप आपके साइड का काम करो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हियर। मैं क्वेश्चंस लिखते जाऊंगी और हम साथ में सॉल्व करेंगे। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप पॉज कर दें, एक बार खुद आइडिया दे दें उसे, मैं हिंट्स तो बता ही दूंगी और उसके बाद हम लोग उसे क्रॉस चेक कर लेंगे। सो वेल एंड गुड टू गो। ओके, सो पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 2 सब पार्ट्स दिए हैं और हमें बस सॉल्व करना है। तो ये हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन दिख रही है और ये x और y के टर्म्स में नहीं है, ये तो z के टर्म्स में। क्या ये x और y के टर्म्स में है या z के टर्म्स में है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। ये जो बेसिक बात है ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ये हमारे अंदर अब फिट हो चुकी है और ये इक्वेशन अभी तो ऐसी दिख रही है कि इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो क्यों ना हम z को उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख दें और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश करिए, देखते हैं कि हम सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज z का कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z का स्क्वायर। अब z का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो ये हो गया हमारे z का स्क्वायर। ये कौन सा सॉल्व कर रही हूँ मैं? ये मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रही हूँ।
सॉरी इज इक्वल टू, हाँ सही है, तो x माइनस आयोटा y कितना हो गया, आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy इंटू आयोटा। अब आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है, -1, तो ये बन गया -2xy प्लस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या करना है यहाँ पे हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। मतलब जो x है वो -2xy के बराबर है और जो y है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। So we get it, x is equal to -2xy and minus y is equal to x square minus y square. Now here इस इक्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो x is equal to -2xy, मतलब x plus 2xy is equal to 0. अब देखो भाई x plus 2xy को क्या लिख सकते हैं, x plus 2xy को लिख सकते हैं x into 1 plus 2y is equal to 0. अब इसके दो सोल्यूशन होते हैं कि नहीं होते हैं, एक तो होता है x इज इक्वल टू 0 और एक होता है y इज इक्वल टू -12। ये बन गए हमारे इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन। अब इसके लिए मैं जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो चेक कर लूँगी और y की वैल्यू निकाल लूँगी और इस y की वैल्यू के लिए मैं सेकंड इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल लूँगी। मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी, -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पहला केस तो मेरा है, x को डाल दो आप 0, तो -y इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, -y इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया, y इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से भाई हमको मिल गए दो सोल्यूशन, एक तो मिल गया हमें y इज इक्वल टू 0 और एक मिल गया हमें y इज इक्वल टू 1। मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए y की दो वैल्यूज है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 के लिए y की दो वैल्यूज है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। और इस जगह पे अगर हम y को रख देते हैं -12, मतलब माइनस ऑफ -12 प्लस हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -1/4। अब हाफ प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हाफ प्लस 1/4 कितना होता है, 3/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू √3/2। √3/2 या प्लस माइनस √3/2, अगर आपने प्लस माइनस √3/2 का ध्यान रखा है तो वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू -12 के लिए वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। x इज इक्वल टू -12 के लिए दो वैल्यूज हैं ये, और x इज इक्वल टू 0 के लिए दो वैल्यूज हैं ये। मतलब हमें टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, हमें टोटल मिल गए 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हम देखते हैं, मैं इधर लिखती हूँ अगर आंसर। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 वाला केस कंसिडर करती हूँ। तो एक तो है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब 0। दूसरा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 मतलब 0 प्लस आयोटा। तीसरा है प्लस √3/2 और -1/2। और चौथा है -√3/2 प्लस 1/2, नहीं सॉरी -1/2 आयोटा। तो हमें आंसर्स मिल गए 0 आयोटा प्लस माइनस √3/2 -1/2 आयोटा। तो क्या ये चारों जो हमारे आंसर्स थे वो आपके आंसर्स से मैच कर रहे हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना था कि हमने सबसे पहले तो ये वाला जो नॉलेज है वो यूज़ किया, उसके बाद अच्छे से दो इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशंस बनाई, फिर दो केसेस बनाए और उन दोनों केसेस के लिए x की एक वैल्यू के लिए y की उसकी दूसरी वैल्यू निकाल ली और y की एक वैल्यू के लिए x की दूसरी वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हमको क्या मिल गए, 4 आंसर्स मिल गए। तो टोटल ये 4 नंबर्स हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सैटिस्फाई। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स ढूंढते थे, मतलब हम कुछ ऐसे दो नंबर या ऐसा एक नंबर ढूंढते थे जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, सैटिस्फाई। तो इस इक्वेशन के हमको कितने मिल गए, इस इक्वेशन के हमको 4 रूट्स मिल गए और वो 4 रूट्स इसको क्या कर रहे हैं, सैटिस्फाई। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। The second question is
z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर किसी ने नोट डाउन गलत किया हो तो इधर 2z स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इधर ना मुझे 2z स्क्वायर, z की पावर 4 और 1, ये तीनों टर्म्स देखते से पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर और ये लिखा है 2ab। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? और अगर ऐसा लग रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख के देख लेते हैं। ये बन गया z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बचे हुए टर्म्स कितने हैं हमारे पास? हमारे पास बचे हुए टर्म्स हैं प्लस z क्यूब प्लस z इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या लिखा है? z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस z टाइम्स z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब z स्क्वायर प्लस 1 को निकालो कॉमन, तो अंदर बचा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, हमने तो इतनी बड़ी इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। इजंट दिस व्हाट फैक्टराइजिंग इज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी याद करो, हमने सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था और यही तो होता है फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या किया? अभी हमने कर दिया इसे फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने पे हमें फिर मिल गए दो सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1, मतलब z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये है मेरा एक सल्यूशन, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये है मेरा एक सल्यूशन। मैं सुंदर सा सर्कल बनाने की कोशिश कर रही थी। अब z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके हमको क्या चाहिए? रूट्स। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाली हमारी बचपन की आइडेंटिटी। अब वो आइडेंटिटी लगाने से हमें क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। आप लोग भी सॉल्व करके देखिए, मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। अब इधर आयोटा क्यों आया? हमने जो 10th स्टैंडर्ड में जब भी हम ये आइडेंटिटी लगाते थे तो इधर आयोटा तो नहीं आता था हमारा, पर मेरा आयोटा तो आया। ये मेरा आयोटा कैसे आया? अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रही हूँ, तो वो होगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3। तो जब मैं इसका रूट लिख रही होंगी कोई, तो मुझे क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। और मैंने पढ़ा था, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स रूट ए। ये बात याद है कि नहीं? अब ये बात यूज़ करके इसके रूट्स आ जाएंगे -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये मुझे मिल गया मेरा आंसर, ये मुझे मिल गया मेरा दूसरा आंसर। कहाँ से निकाला मैंने ये? मैंने तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाला। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी मुझे 4 आंसर्स बिल्कुल मिले, एक प्लस आयोटा, एक माइनस आयोटा, एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 और एक -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। तो अभी हमने दो कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए। मैं आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा रही हूँ, मार्क देम। और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार रेफरेंस मटेरियल देख लीजिए या फिर एक और बार लेक्चर देख लीजिए, एनसीईआरटी थरली सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ एक्सरसाइज 1 की बात हो रही है अभी तक, तो सिर्फ एक्सरसाइज 1 और थोड़ी सी एक्सरसाइज 2, मतलब मॉड्यूलस जितनी। तो थरली सॉल्व कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, मतलब प्रैक्टिस इज व्हाट मैथमेटिक्स इज। सो आई होप कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर गुड क्वेश्चन। इट सेज इफ x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b and x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन फाइंड लैम्डा। तो हमें लैम्डा एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है, मतलब जो भी है एक वेरिएबल है इस जगह पे, उसकी हमको वैल्यू करनी है फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो बात एक ही समझ आ रही है कि x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b दिया गया है। इसका मतलब x प्लस आयोटा वाई a प्लस आयोटा b के क्यूब के बराबर है। इस जगह पे वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, दिस इज इनफ, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड राइट हियर, और फिर हम अपना आंसर चेक करते हैं। ओके, सो इधर मैं लगा देती हूँ आइडेंटिटी, इट बिकम्स a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3ab आयोटा इंटू a प्लस आयोटा b। इस जगह पे मैंने माइनस आयोटा b क्यूब कैसे लिखा, आयोटा क्यूब को मैंने माइनस आयोटा लिख दिया। ओके, इस टर्म को मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा 3a स्क्वायर b आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर। अब मैं रियल टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ, मतलब a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एक रियल टर्म है, और प्लस आयोटा टाइम्स 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ये मेरा इमेजिनरी टर्म है। और इसे कैसे इक्वेट करना है, x इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई से हम इसे करेंगे इक्वेट। तो ये इक्वेट करने पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी था या 3ab स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। आई होप आई रोट इट डाउन करेक्टली, यस। तो ये मुझे मिल गया, और इसे बस मुझे कोई किसी ऐसे फॉर्म में लिखना है कि मुझे जो क्वेश्चन में चाहिए ना उस फॉर्मेट का कुछ बन जाए। ठीक है भाई, मैं सॉल्व करके देख लेती हूँ। मुझे x अपॉन a और y अपॉन b चाहिए। तो x अपॉन a, अगर मैं इधर से a को निकाल देती हूँ कॉमन, तो ये बना a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और इधर से b को कॉमन निकालने पे बना 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं राइट हैंड साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे डिवीजन में ले आती हूँ। मतलब x अपॉन a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और y अपॉन b कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बचा है अब, तो बस इन दोनों को ऐड कर दो भाई। तो इन दोनों को ऐड करते से मुझे मिलेगा 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हमें कैसे कंपेयर करना था, हमें लैम्डा टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करना था, और हमें मिल गया 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो है लैम्डा इज इक्वल टू 4। सो आई होप आप लोग भी इस आंसर पे पहुंच गए होंगे। एंड दिस इज हाउ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, सिंगल डिजिट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या आप मेरा कैटेगरी समझ गए, उस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही फॉर्म होते हैं इस चैप्टर पे। तो अगर आप एक बार कुछ कंसेप्ट समझ गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो आपके लिए ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं बचेगा। ठीक है, तो टिल हियर हमने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं सीखे हैं, हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े या वास्ट नहीं हुए होंगे, बट हमने प्रैक्टिस ज़रूर कर ली है, और प्रैक्टिस से हमें ये बात समझ आ रही है। एक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास टुडे। If x is equal to minus 5 plus 4 iota, then find the value of x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4। क्या लिखा हुआ है ये? तो यहाँ पर हमें बस 2 बातें बता रखी हैं, ये एक बात, और इसकी हमको करनी है वैल्यू फाइंड। तो ये थोड़ा सा तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके अगर ये सॉल्व हो जाता है ना तो खुशी तो ज़रूर मिलेगी, काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइड फील होगा।
तो आई होप आप लोग इसे ट्राई करके आना। एंड नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने जिस तरीके से ये क्वेश्चन ट्राई किया था ना, और फिर सर ने जब अगले दिन ये क्वेश्चन हम लोगों को बताया था, तो मतलब ऐसा लगा था कि ओ ये ऐसे भी कर सकते थे, मतलब एकदम एक नई बत्ती जली ऐसी फीलिंग आई थी। तो आप लोग भी इसे ट्राई करके आओ, आंसर बहुत सौ का निकल जाएगा, नहीं भी निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन कर लेंगे, लेकिन बहुत सारों का आंसर मिल जाएगा। पर फिर भी एक इसका बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा तरीका है, अपन उसको सीखेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन, गुड डे, टेक केयर, पीस आउट।